Okay, let us start today's lecture with this example. That's a bag contains 9 discs, of which 4 are red, 3 are blue, 2 are yellow. The discs are similar in shape and size. A disc is drawn at random from the bag. Calculate the probability that it will be red, blue, yellow, not blue, either of the two. इसका मतलब ये हुआ आपके पास एक बैग है. सपोज करिए कि आपके पास एक बैग है, ठीक है. इसमें 9 बॉल्स हैं टोटल. कितनी है? 9 बॉल्स टोटल हैं इसमें. डिस्कस 9 डिस्कस. लेकिन उन डिस्कस में 4 जो है वो रेड हैं, लेकिन चारों सिमिलर हैं. यानी कि अगर आप 4 डिस्कस रखेंगे, उनका सब कुछ सेम है, कलर सेम है, साइज सेम है, शेप सेम है, ठीक है. तो यहाँ पे 4 रेड हैं, 3 ब्लू है और 2 येलो है. 2 येलो है. ये आपका बैग है, ठीक है. तो आपसे ये कह रहा है कि एक डिस्क ड्रा करनी है, इनमें से एक डिस्क ड्रा करनी है, निकालनी है, ठीक है. एट रैंडम आपको आंखें बंद करके निकालनी है. आपको कैलकुलेट करनी है कि अगर जो आप डिस्क बाहर निकालेंगे, अगर वो रेड निकली, उसकी मतलब रेड निकलने की क्या पॉसिबिलिटी है. एक निकालने, और अगर वो रेड हो तो कितनी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वहाँ पे ब्लू भी निकल सकती है, येलो भी निकल सकती है. तो क्योंकि रेड निकलने की कितनी पॉसिबिलिटी है, आपको देखना है रेड में कितने सारे हैं. तो हम एक इवेंट बनाएं. सैम्पल स्पेस है, ये आपकी सैम्पल स्पेस है एस, और इसमें जो इवेंट्स हैं वो कौन कौन इवेंट्स मीन सबसेट ऑफ दिस सैम्पल स्पेस. वो रेड पे डिपेंड करेगा, ब्लू पे डिपेंड करेगा, येलो पे डिपेंड. तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन में लिखूंगा ऐसे. सोल्यूशन में मैं लिखूंगा लेट ए बी द इवेंट, ए कमा बी कमा सी बी इवेंट्स डिफाइंड एज ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है बॉल ड्रॉन इज रेड, ठीक है. बी जो रिप्रेजेंट करता है, बी किसको रिप्रेजेंट करता है? बॉल ड्रॉन इज ब्लू, ठीक है. सी जो आपका इवेंट है वो रिप्रेजेंट करता है येलो, क्योंकि 3 ही क्लासेस हैं इसमें, ठीक है. आपको क्योंकि एक ही बॉल निकालनी है, आपको बोलनी है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है. तो अगर आपने रेड निकाली, क्योंकि पहला पार्ट जो है दैट इज रिलेटेड विद रेड, तो आपको कहना है कि ए में कितने सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं. ए वो इवेंट है जिसमें सिर्फ रेड है. रेड कितने हैं टोटल? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इवेंट होंगे 4. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ब्लू कितनी है? यहाँ पे ब्लू 3 है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितनी है? 2 है. सॉरी, ब्लू कितनी है? ब्लू 3 है. तो येलो कितनी है? येलो 2 है. हाँ, येलो 2. हाँ, ठीक. अब देखिए आप, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमें निकालनी है कि अगर आपने बॉल निकाली और वो रेड निकली, तो किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्योंकि आप ए इज रिलेटेड विद रेड, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है 10th में. दिस काइंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस. एन ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस ए इवेंट, वो 4. एन ऑफ एस मीन्स टोटल कितने हैं एस में? 9 है, तो 4/9. दूसरा पार्ट जो है इसका, दूसरा पार्ट कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू किसको रिप्रेजेंट? बी को. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस. बी में कितने हैं? 3 हैं, एस में है 9, तो दैट इज इक्वल टू 1/3. सिमिलरली थर्ड पार्ट जो है आपका, थर्ड पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, यानी कि येलो इज एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस. और एन ऑफ सी कितने हैं? सी मीन्स येलो, तो वो है 2 डिवाइडेड बाय 9, ठीक. और फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है नॉट ब्लू. नॉट मीन्स आपको मैंने पहले ही बताया, नॉट एन इवेंट मीन्स नॉट ब्लू. ब्लू किसको रिप्रेजेंट करता था? बी रिप्रेजेंट करता था इवेंट, ब्लू इवेंट. तो नॉट बी मीन्स बी डैश. और आपको पता है अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश निकालनी है, वो होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपने निकाली है, दिस थिंग दैट इज इक्वल टू 2/3,
ठीक है। सिमिलरली लास्ट पार्ट जो है इसका वो है एदर रेड और ब्लू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एदर रेड दैट मीन्स दिस और मीन्स यूनियन। रेड किसको रिप्रेजेंट करता है? ए को। और मीन्स यूनियन। और उसके बाद क्या है? रेड और ब्लू मीन्स बी। अब देखिए रेड और ब्लू कोई डिस्क ऐसी हैं जो रेड भी है और ब्लू भी है? नहीं है, क्योंकि दैट मीन्स अगर कोई डिस्क ऐसी नहीं है इन 9 डिस्कस में से जो रेड भी है और ब्लू भी है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है हमारे सैम्पल स्पेस में। तो हम ये कहेंगे इस रेड वाले यानी कि ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स इंटरसेक्शन इज 5। जब इंटरसेक्शन 5 हो दो इवेंट्स का, तो हम ये कहेंगे कि दे आर एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 4/9 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3। हम यहाँ से 9 सेम करेंगे तो ये बनेगा 4/9 प्लस 3/9 दैट इज 7/9। दिस कंप्लीट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस example 9 number 11. Now let us solve this example number 12. ये कह रहे हैं कि 2 students Anil and Ashma appeared in an examination. तो 2 students हुए हैं appear examination में, और ये कह रहा है कि probability that Anil जो है वो क्वालिफाई करेगा एग्ज़ाम, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है 0.05, और आशमा की क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी है 0.10। और प्रोबेबिलिटी दैट बोथ यानी कि आशमा भी क्वालिफाई करेगा और अनिल भी क्वालिफाई, उसकी प्रोबेबिलिटी वहाँ से ही गिवन है 0.02। आपसे ये कह रहा है कि बोथ प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है किसकी? कि बोथ ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्ज़ाम। तो हमें सबसे पहले इवेंट्स बनाने हैं किसके? कि आशमा विल क्वालिफाई एंड अनिल विल क्वालिफाई, क्योंकि वो गिवन है प्रोबेबिलिटीज। तो हम लिखेंगे ऐसे, लेट ई एंड एफ represents the events that Anil will qualify, या ऐसे लिखेंगे ए अनिल को और आशमा को लिखेंगे बी। ठीक है, दैट अनिल एंड आशमा will qualify the exam। ठीक है, तो ए रेस्पेक्टिवली यानी कि ए रिप्रेजेंट करता है अनिल विल क्वालिफाई, बी रिप्रेजेंट करता है क्या? कि आशमा विल क्वालिफाई। क्योंकि हमारा जो पार्ट पहला है क्वेश्चन, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकाले। प्रोबेबिलिटी निकालो आप, बोथ विल नॉट क्वालिफाई। बोथ विल नॉट क्वालिफाई मीन्स नेदर दिस विल क्वालिफाई नॉर दिस विल क्वालिफाई। लेकिन ए क्या रिप्रेजेंट करता है? अनिल विल क्वालिफाई। अनिल विल नॉट क्वालिफाई, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नॉट ए से। दैट मीन्स हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल विल नॉट क्वालिफाई एंड कह रहा है ना बोथ मीन्स दिस आशमा विल नॉट क्वालिफाई एंड Anil will not qualify, and means intersection and B dash। इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी निकालो आप किसकी? कि अनिल विल नॉट क्वालिफाई एंड आशमा विल नॉट क्वालिफाई। लेकिन हमारे पास इसकी कोई फार्मूला ही नहीं है, हमें इसको थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करना पड़ेगा। बट डी मॉर्गन वी कैन राइट इट लाइक दिस, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? यह मैंने लिखा बाय डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन के हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। लगता है यहाँ पे यूनियन होना चाहिए, इट मस्ट बी यूनियन।
बाय डिमॉर्गन लॉ ये है कि ए यूनियन बी होल्ड कंप्लीमेंट मीन्स ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है, राइट। अब आप देखिए ये क्योंकि यूनियन ऑफ टू इवेंट्स इज एन इवेंट, ठीक है, तो ये एक इवेंट है, उसका डैश मीन्स नॉट दिस, तो हम इसके बदले लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऑनली, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब हुआ नॉट। अब देखिए वो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी दैट ए विल क्वालिफाई और बी विल क्वालिफाई, क्या हमें वो गिवन है, ठीक। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फॉर्मूला हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन इनल की क्वालिफाई करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो कितनी है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.10 माइनस, इसका मतलब हुआ बोथ प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल नॉट क्वालिफाई, दिस विल नॉट क्वालिफाई एंड दिस विल नॉट क्वालिफाई, सॉरी दिस विल क्वालिफाई एंड दिस विल क्वालिफाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटर, क्योंकि ये डैश नहीं है, ये सिर्फ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटर से, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी बताइए कि ये भी क्वालिफाई करेगा और ये भी क्वालिफाई करेगा, यानी कि इनल विल क्वालिफाई और आशिमा विल क्वालिफाई, वो भी गिवन है हमें, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई इज 0.02, ठीक है, एंड जब आप ये कैलकुलेट करेंगे आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 0.87, 0.87, ठीक है। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट पे। बी पार्ट कह रहा है कि एट लीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, एट लीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई मीन्स इसका मतलब हुआ या तो इनल क्वालिफाई करेगा फिर आशमा नहीं करेगी, या आशमा करेगी तो इनल नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि एक तो नहीं, मतलब डेफिनेटली कम से कम एक नहीं कर, या दोनों भी नहीं कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब ये कहना है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, कम से कम एक क्वालिफाई नहीं करेगा। तो केसेस क्या बन सकते हैं, इनल क्वालिफाई कर सकते हैं, आशमा नहीं कर सकते हैं, या आशमा कर सकते हैं, इनल नहीं कर सकता है, या दोनों नहीं कर सकते, विल नॉट क्वालिफाई, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, इसका मतलब है दोनों भी नहीं कर सकते हैं, या एक करेगा दूसरा नहीं करेगा, या दूसरा करेगा पहला नहीं करेगा, या दोनों नहीं करेंगे। या तो हमें ये तीनों केस अलग अलग करके लेने हैं और करके फिर प्लस लेना है, या हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे। तो अगर ए बी ए एटलीस्ट, हाँ, अगर मैं इसका रिवर, इसका नोट, मतलब ये है ना इवेंट आपके पास, इसका नोट अगर लेना है तो क्या बनेगा, वो इसका रिवर्स क्या बनेगा, इसका रिवर्स ये बनेगा कि बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई, क्योंकि बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई इस केस में नहीं आएगा, वो इसका रिवर्स है, क्योंकि इसके हिसाब से क्या है कि एक क्वालिफाई करेगा एक नहीं, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, इनल करेगा आशमा नहीं करेगी, या आशमा नहीं करेगी इनल करेगा, या दोनों नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है। लेकिन इसका रिवर्स क्या है, इसका रिवर्स हुआ कि बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई, क्योंकि वो इसका रिवर्स है टोटल, बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई इसका टोटल अपोजिट है। तो बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई मीन्स ए विल क्वालिफाई एंड बी विल क्वालिफाई। तो लेकिन यहाँ पे देखिए हमें पता है ए रिप्रेजेंट करता है इनल विल क्वालिफाई एंड बी रिप्रेजेंट का आशमा विल क्वालिफाई। अगर मैं ऐसे लिखूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई, वो किसके बराबर आएगा, शाबाश, क्या बन सकता है, क्या ये सही है, मुझे लगता है हम सीधे इसके नाम से ही लेंगे, जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालने हम सीधे वही लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम
विल क्वालिफाई। इसका रिवर्स क्या आएगा, जिस तरह मैंने वहाँ पे बताया। तो अगर ये इवेंट है, इसका रिवर्स आएगा, क्योंकि आप ये समझो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, तो इसको किसके बराबर आती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। लेकिन ए डैश अगर है तो ए का मतलब हुआ नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इसका अपोजिट क्या है, जिस तरह मैंने बताया कि बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई मीन्स Anil will qualify and Ashima will qualify. That means probability of A intersection B वो हमें given है 1 माइनस 0.02, और जब आप ये कैलकुलेट करेंगे मुझे लगता है वो आएगा 0.98। अब सी पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। Only one of them will qualify the examination. Only one of them will qualify the examination. Probability that only one of them will qualify. One of them will qualify means या अनिल करेगा आशमा नहीं करेगी, अनिल करेगा एंड आशमा नहीं करेगी, या means or. So I can write it like this: probability that A means Anil will qualify. Anil will qualify and means intersection. A means Anil qualify and Ashma will not qualify. B dash और चलो आपके लिए मैं और भी लिखता हूँ, Anil will not qualify and Ashma will qualify, है ना। इसका मतलब यही तो केसेस बनेंगे। इसका मतलब अब प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई एंड आशमा विल नॉट क्वालिफाई, यही तो कह रहा है ना वो, क्या कह रहा है, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। हमें लेकिन पता नहीं अनिल करेगा कि आशमा करे, हमें दोनों केसेस देने हैं, तो हम कहेंगे ये इसका मतलब ये करेगा और ये नहीं करेगा, या ऐसा हो सकता है कि ये नहीं करेगा और ये करेगा। दिस इज द रीज़न मैंने ये लैंग्वेज लिखी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। ठीक, अब मसला है कि ये क्या पिक्चर क्या बनेगी इसकी। चलो हम सैम्पल स्पेस लेंगे, ऐसे लेंगे कुछ सैम्पल स्पेस ऐसे, इसमें हम लेंगे ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है, ये आपका ए है। ए इंटरसेक्शन बी आपको पता है ये है ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन ये जो है ये डॉटेड जो है, इसका मतलब हुआ ए कंप्लीमेंट, सॉरी बी, हाँ सॉरी, इसका मतलब हुआ, इसको छोड़ो फिलहाल, आप ऐसे सोचो ए इंटरसेक्शन बी, ये है ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें पता है। ठीक, अब आप देखिए बी कंप्लीमेंट का मतलब हुआ, इस सर्कल के बगैर बड़ा सारा सर्कल, इतने के बगैर सारा, उसमें ए का ये डॉटेड पोर्शन भी आता है। तो बी कंप्लीमेंट का मतलब हुआ सारा, लेकिन बी के सर्कल के बगैर। उसको इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, ए के साथ। इस सर्कल के बगैर, बी सर्कल के बगैर जो भी आता है वो होता है बी कंप्लीमेंट। ठीक, उसका दैट मीन्स यहाँ से, ये सारा बी कंप्लीमेंट है। लेकिन बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए के साथ करना है। ए आता है कहाँ से, ऑलरेडी तो ये वाला हिस्सा बी में भी आता है, तो ये बी कंप्लीमेंट नहीं आएगा। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट कितना आता है, सिर्फ ये डॉटेड पोर्शन। कॉमन कितना आता है बी कंप्लीमेंट में, ये जो लाइन्स मैंने डाली है ना, ये रिप्रेजेंट करता है बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, कितना आता है, ये जो मैंने डॉट्स डाले हैं, न कि ये वाला, ये नहीं आएगा उसमें, क्योंकि बी कंप्लीमेंट इससे बाहर है, यहाँ से है,
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हिस्सा जो आता है ये ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, वो सिर्फ ये डॉटेड पोर्शन आता है, ठीक है, राइट। अब आप देखिए दूसरी बात, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, आप देखिए तो उसमें सिर्फ ये आएगा, ये ब्लू वाला, ये यानी कि ये ब्लू वाला रिप्रेजेंट करता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और ये जो हिस्सा है ये डॉटेड वाला, ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब आप देखिए ये ब्लू वाला, ये जो लाइनें छोटी छोटी लाइनें मैंने डाली हैं, इसमें और इस डॉटेड वाले में क्या कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन है। अगर कुछ नहीं कॉमन है, इसका मतलब हुआ यह इवेंट और यह इवेंट जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो बाय डेफिनेशन एक्सोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी वी कैन राइट सिंस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब मसला है इसको कैसे इसके साथ कैसे निपटे, ठीक है। अब इतना ही मसला है, इसका मसला कैसे हल करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, वो तो हमें पता है ये डॉटेड पोर्शन आता है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसके बदले सिर्फ इसके इस सारे के बदले क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से मैं बाहर करूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए है ना फुल सर्कल में से ये कॉमन वाला हिस्सा निकालेंगे तो सिर्फ डॉटेड रहेगा, ये है ना डॉटेड पोर्शन ही, उसी की प्रोबेबिलिटी, तो इसके बदले मैंने ये लिखा। सिमिलरली प्लस इसके बदले भी ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, रीजन सेम, दैट इज इक्वल टू, दैट मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है, वो क्या है 0.05 प्लस 0.10 इज बी के बदले। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टू टाइम्स है, तो -2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो कितनी है? वो है 0.02। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद वी विल गेट 0.11 सॉरी, ये इसका आंसर है। होप कि आपको ये समझ आया होगा थारोली। A committee of 2 persons, example number 13, a committee of 2 persons is selected from 2 men and 2 women. What is the probability that committee will have? ऐसा क्वेश्चन हमने परमिटेशन कम्बिनेशन में भी किया था। तो यू हैव टू कंस्टिट्यूट ए कमिटी, आपको एक कमिटी बनानी है, लेकिन कमिटी 2 पर्सन पे डिपेंडेंट होनी चाहिए। आपके पास सिलेक्शन के लिए 2 मेन हैं और 2 वुमेन हैं, ठीक है। तो आपको ये निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन द कमिटी देयर इज नो मैन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में मैं ऐसे लिखूंगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज अवेलेबल कितने हैं, टोटल ह्यूमन्स which are available for selection for the committee constitution, total human is equal to 2 plus 2 that is 4, ठीक है। अच्छा, अगर हमें कमिटी ऑफ 2 बनानी है तो कितनी पॉसिबिलिटीज, कितनी वेज में हम सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने कम्बिनेशन में किया है परहैप्स। तो नंबर ऑफ वेज टू select committee of 2 persons, मैंने कहा 2 persons, it may include only men or only women or both। एक कमिटी ऐसे बना सकते हैं जिसमें दोनों औरतें हो या दोनों मर्द हो या मर्द भी हो और औरत भी हो, ये नंबर ऑफ वेज वही है। तो इसका मतलब हम सारी पॉसिबिलिटीज़ ले रहे हैं, तो सारी पॉसिबिलिटीज़ किस में ले रहे हैं,
हमेशा हम सैम्पल स्पेस में लेते हैं। तो दैट इज़ इक्वल टू कितनी वेज है हमारे पास टोटल ह्यूमन इज़ 4 है, लेकिन 4 में से हमें कमिटी कितनी की बनानी है, 2 की, ठीक है। तो 4 से 2 वेज। अब आप देखिए, अभी हमने प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली, हमें सबसे पहले पार्ट ए है हमारे पास कि जो ऑफ कमिटी ऑफ 2, ये कमिटी वो कमिटी है जिसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द क्या सैम्पल स्पेस। दैट मीन्स वी कैन राइट सैम्पल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। अभी हम इवेंट की बात नहीं कर, अब करेंगे बात नो मैन। हमें प्रोबेबिलिटी निकालने किस इवेंट की कि देयर इज़ नो मैन इन द कमिटी। अगर कोई मर्द नहीं था तो दैट मीन्स सारी औरतें होंगी। तो औरतें कितनी होनी चाहिए, कमिटी 2 की बननी चाहिए और हमारे पास 2 वुमेन अवेलेबल है। तो हम लिख सकते हैं हम लिखेंगे वेट बिट, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी नो मैन मीन्स बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी वुमेन, ठीक है। तो आपके पास कितनी, तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट। हमारा इवेंट क्या है इस वक्त, ये नो मैन। जब नो मैन होगा तो कितनी वेज में आप सिलेक्ट कर सकते हो कमेटी को, एक कमेटी को। कमेटी बनानी है 2 पर्सन पे, ठीक है। लेकिन हमारा ये केस है कि उसमें कोई मर्द नहीं होना चाहिए जो ये इवेंट है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट बन सकते हैं, ये एक और इवेंट है, ये एक और इवेंट है। तो ऐसे हमारे पास कितनी वेज हैं कि दैट देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी मैन इन द कमिटी, दैट मीन्स बोथ मस्ट बी वुमेन। दैट मीन्स आपके पास टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितनी है, 2, उनमें से दोनों सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा 2C2 का मतलब हुआ हमारे पास 2 वुमेन है और हमें दोनों सिलेक्ट किए ओवर। तो ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इवेंट डिवाइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस आया 4C2। तो जो वहाँ से निकलेगा वो आपका आंसर है, बी पार्ट। दूसरा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मैन, यानी कि जो आप कमिटी बनाएंगे उसमें कम से कम उसमें एक मैन होना चाहिए। जब एक मैन होगा तो दूसरी कमिटी 2 पे डिपेंडेंट है, तो अगर एक मैन होगा तो दूसरी डेफिनेटली औरत होगी, ठीक है, वुमेन होगी। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो हम ये कहेंगे कि एक मैन, दैट मीन्स एक मैन होना चाहिए और एक वुमेन होनी चाहिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस, वो हमें पता है 4C2 है। अच्छा, हमें एक 1 मैन मीन्स 1 मैन, अगर कमिटी 2 की है, एक ही आदमी लेना तो एक औरत लेनी पड़ेगी। लेकिन आदमी हम कितने वेज में ले सकते हैं, आदमी हम ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास 2 ही मैन हैं, उनमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं एक को। and means in algebra we can use it for and we can use multiplication, we can replace and by multiplication। तो इसलिए मैंने यहाँ पे, अगर और होता तो हम एडिशन यूज़ करते, इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिया। इनटू एक मैन लिया मैंने, अब कमिटी 2 पे डिपेंड है, दूसरी तो फिर वुमेन लेनी पड़ेगी, लेकिन आपके पास वुमेन्स कितनी है, 2, तो इसीलिए मैं लिखूंगा 2C1। इट इज़ बेटर फॉर यू कि आप लोग सबसे पहले परम्यूटेशन कम्बिनेशन सीधे अच्छी तरह से सीखो, क्योंकि परम्यूटेशन कम्बिनेशन में प्रोबेबिलिटी आर बोथ काउंटिंग टेक्निक्स, ये एक दूसरे पे डिपेंड है, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है। जो यहाँ से निकलेगा वो आपका आंसर है, ये है वही NCR मीन्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसके बदले, इनके बदले यही अप्लाई करो। सी पार्ट कह रहा है कि 2 मैन, जो कमिटी बनेगी वो 2 मैन पे डिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटी विच डिपेंड्स ऑन 2 मैन, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मैन, वो भी एक तरीका है, लेकिन चलो ठीक है, अगर ऐसे ही करना चाहते हो तो अगर एक कमिटी में 2 आदमी होनी चाहिए, लेकिन कमिटी 2 ही पे डिपेंडेंट है, तो दैट मीन्स औरत कोई नहीं होगी, तो आपके पास मर्द कितने हैं, 2, लेने कितने हैं, 2, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितने हैं, 4C2। तो दैट मीन जो भी वहाँ से निकलेगा वो आंसर होगा, और इनका आंसर आपको निकलेगा, इसका निकलेगा 1/6 आफ्टर कैलकुलेशन, उसका आएगा 2/3, इसका आएगा 2/3, और जो पहला वाला पार्ट है ए पार्ट, उसमें आएगा 1/6।
after calculation. Okay, I think this is sufficient for today.